आज हम इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। यह हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। मानव भूगोल का उदय कब तथा कैसे हुआ, स्पष्ट कीजिए। मानव भूगोल का उदय तब से माना जाता है जब से मानव ने पर्यावरण में छेड़छाड़ या हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। अद्यापि इसे स्पष्ट करने वाले उपागमों में समय के साथ परिवर्तन आया है, जो कि विषय की परिवर्तनशील प्रवृत्ति को दर्शाता है। 15वीं सदी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए एवं विभिन्न प्रकार की कुशलताएं विकसित हुई हैं, जिसमें से औपनिवेशिक काल में इसे और गति मिली तथा मानव का संसाधनों तक पहुंचना आसान हुआ। इसके साथ ही संसाधनों के दोहन की नई तकनीकें विकसित हुईं। इन सबके द्वारा मानव भूगोल की क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। मानव भूगोल की प्रकृति से आपका क्या तात्पर्य है? मानव भूगोल की प्रकृति से हमारा तात्पर्य यह है कि यह मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मनुष्य द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य के संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा होता है। मानव भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधन जैसे भू आकृतिक मृदाएं, जलवायु आदि का उपयोग कर भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे घर, सड़क, नगर, उद्योग, रेलों का जाल, पतन आदि। इसमें मानव तथा प्रकृति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः मानव भूगोल की प्रकृति अंतर्विषयक है। यह मानवीय घटना के स्थानिक वितरण का भी अध्ययन कराता है। ये विश्व की विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं के अध्ययन में नियमित रूप से सहायता करता है। ये आपका 1-2 लगभग अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए हैं। मानव भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य स्थापित पारस्परिक संबंधों और उससे उत्पन्न भूदृश्य एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण मानवीय क्रियाओं तथा गुणों तथा भौगोलिक अध्ययन सम्मिलित होता है। मानव भूगोल मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन है। मानव भूगोल के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के मानव के घर के रूप में समझना है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। मानव भूगोल में प्रकृति के भौतिक जगत एवं मानव जगत के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय परिघटना के स्थानिक वितरण का भी अध्ययन किया जाता है और
इसमें विश्व की विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन संभव होता है। मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंध प्राचीन काल से चला आ रहा है। मानव प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। कहीं पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है तो कहीं मानव पर्यावरण के साथ अनुकूलन तथा परिवर्तन करता है। इसे पर्यावरण समायोजन भी कहते हैं। भौतिक पर्यावरण के मध्य के साथ मानव का सामंजस्य अत्यंत प्राचीन काल से रहा है। मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के लिए घर बनाने, प्राकृतिक की वस्तुओं का भोजन के रूप में उपयोग करने, जंगली पशुओं को पालतू बनाने और सामूहिक रूप से सुरक्षा आदि करने के रूप में अपने सांस्कृतिक पर्यावरण को जन्म दिया है। तभी से मनुष्य भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाने में सफल रहा है। मनुष्य ने विज्ञान, तकनीकी ज्ञान और आर्थिक क्रियाओं में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन करके भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? मानव भूगोल की प्रकृति अध्ययन अंतर्विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के क्षेत्र में सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल तथा आर्थिक भूगोल शामिल है। इनका संबंध सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, महामारी विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के दो प्रमुख भाग हैं। दोनों के मध्य अंतर निम्नलिखित है। भौतिक भूगोल पृथ्वी की सभी भौतिक तत्वों, सौरमंडल, भू आकृति, जलवायु, समुद्रीय मृदा आदि का अध्ययन करने वाली भूगोल की शाखा है। मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव के अंतः संबंधों को व्यक्त करने वाली भूगोल की शाखा है। इसका भी पुनः स्थलमंडल, भू आकृतिक विज्ञान, वायुमंडल, जलवायु विज्ञान, जलमंडल, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल, गणितीय भूगोल, जैव भूगोल आदि से बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसे भी पुनः आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण व नगरीय भूगोल, अधिवास भूगोल तथा निर्वंश भूगोल आदि में बांटा जाता है। भौतिक भूगोल के अध्ययन के लिए क्रमबद्ध उपागम को श्रेष्ठ माना जाता है। मानव भूगोल के अध्ययन के लिए
प्रादेशिक उपागम को बेहतर माना जाता है। पर्यावरण निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? इसका प्रतिपादन किस प्रकार से हुआ है? पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव अपनी गतिशीलता प्रकृति के अनुरूप संचालित करता है, अर्थात मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से प्रत्यक्षता नियंत्रित किया जाता है। इस विचारधारा का अनुसरण करने वाले भूगोलवेत्ता मानते हैं कि भौतिक कारक, जलवायु, उच्चावच एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ मानव की समस्त जीवन शैली एवं क्रियाकलापों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ईसी सैम्पल पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा को प्रबल समर्थक थे। सैम्पल का मानना है कि मानव प्रकृति का गुलाम है। मनुष्य का न सिर्फ शरीर, हड्डी एवं मांस बल्कि आत्मा भी प्रकृति की गुलाम है। विख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता हेमहोल्ट्ज़ भले ही मानव भूगोलवेत्ता था, परंतु निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था। उसका मानना था कि वास्तव में भौतिक भूगोलवेत्ता जो निश्चयवाद के समर्थक थे ही यथार्थवादी भूगोलवेत्ता होते हैं। संभववाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मानव द्वारा पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों को विभिन्न संभावनाओं के रूप में बदलना संभववाद कहलाता है। इसके जनक विडाल डी लावाल्स हैं। इसके अनुसार मानव प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों को अवसर के रूप में प्राप्त कर इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है, अतः इसमें मानव शक्ति की प्रधानता होती है, जिससे इच्छा अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे मानव अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होता है। मानवीय क्रिया प्राकृतिक संस्कृति भूदृश्य की रचना करती हैं। उदाहरण, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्रामालय, विशाल नगर, खेत, फलोद्यान, मैदान, तटों पर पतन तथा अंतरिक्ष में उपग्रह आदि इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मानव भूगोल के अध्ययन के लिए विडाल डी लावाल्स ने संभववाद विचारधारा का अनुसरण किया था। इस विचारधारा की विशेषताएं निम्न हैं। यह मनुष्य और उसके पर्यावरण के संबंधों को नियंत्रित करने वाले प्रभावों का परिणाम है। यह सुनिश्चित करती है कि पर्यावरण का उपयोग किस प्रकार किया जाए। इसमें मानव शक्ति की प्रधानता होती है। नवनिश्चयवाद
अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद की आलोचना करते हुए नव निश्चयवाद की विचारधारा प्रस्तुत की है, जो पर्यावरण एवं मानव क्रिया के बीच समन्वय पर आधारित अवधारणा है। अतः यह एक मध्यवर्गीय अवधारणा है। नव निश्चयवाद न तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के समान है और न ही संभववाद के समान, बल्कि इसमें यह बताया गया है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जब प्रकृति स्वयं रूपांतरण या परिवर्तन की स्वीकृति दे तभी मानव को अपने विकास के प्रयत्नों की ओर अग्रसर होना चाहिए। अतः इनको रोको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। संभववाद एवं निश्चयवाद के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। संभववाद और निश्चयवाद में निम्नलिखित अंतर हैं। संभववाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास नहीं होता। निश्चयवाद ये निश्चयवाद नहीं है, ये नीतिवाद है। ये निश्चयवाद नहीं है। नीतिवाद के अनुसार मानव का आचरण, कार्य, जीवन आदि पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। इसमें प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। नीतिवाद में मानव एक निष्क्रिय कारक होता है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होता है तथा वह प्रकृति की अनेक संभावनाओं का लाभ उठाता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य का प्रत्येक क्रियाकलाप प्रकृति की शक्ति से नियंत्रित होता है। 1970 के दशक में मानव भूगोल की विचारधाराओं का वर्णन कीजिए। 1960 के दशक के अंत में मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्ट और अमानवीय रूप में भूगोल के अध्ययन के कारण 3 नई विचारधाराओं मानवतावादी, अमूल्यवादी और व्यवहारवादी का जन्म हुआ। मानवतावादी विचारधारा को कल्याणपरक भी कहा जाता है। यह सामाजिक कल्याण के अनेक पक्षों, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित है। अमूल्यवादी विचारधारा का संबंध सामाजिक असमानता से है। इसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है तथा व्यवहारवादी विचारधारा मानव, धर्म एवं प्रजाति पर आधारित सामाजिक वर्गों पर बल देती है। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे। लगभग 11 क्वेश्चन थे। अगली कक्षा हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ये भी लगभग आपके होंगे 3-4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगली कक्षा हम करेंगे। धन्यवाद।